नमस्कार बच्चा बाड़ी, कैसे हो आप सब लोग? तो बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। अच्छी तैयारी चल रही है? कैसी चल रही है? बढ़िया तैयारी चल रही है? कुछ प्रॉब्लम दुविधा परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना कि ये प्रॉब्लम है। तो आज बता देती हूँ आज की क्लास में क्या करना है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास जो ली थी वो ली थी ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आज उसका सेकंड पार्ट है और वो सेकंड पार्ट में आज हम दो आइटम्स को कवर करेंगे बैलेंस शीट के। और वो दो आइटम्स हैं, तो फर्स्ट वन है आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस और सेकंड है आपका बोरोइंग। तो फटाफट से अपना पेन पेपर नोटबुक और अपना मॉड्यूल भी साथ खोल के बैठ जाओ, क्योंकि मॉड्यूल के साथ भी पढ़ना है। हालांकि मैं पढ़ाऊंगी मॉड्यूल्स के मतलब अपने नोट्स के साथ, तो वो चीज को आप लेके बैठिए और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो चलिए फटाफट से। Press. तो बच्चा लोग, तो सेकंड जो प्रोविजन हमें स्टार्ट करना है, सेकंड प्रोविजन ये कह रही, सेकंड जो पार्ट हमें स्टार्ट करना है ऑडिट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। हमने इक्विटी का देखा कि किस तरीके से इक्विटी एक आइटम है फाइनेंशियल। तो इक्विटी मतलब किस तरीके से आपका क्या है ऑडिट करते हैं। तो मैं हमेशा से, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जब भी आप ऑडिट करेंगे फाइनेंशियल आइटम्स का, तो आपको वो 5 बेसिस याद रखने हैं। कौन कौन से 5 बेसिस? एग्जिस्टिंग, कंप्लीटनेस, ये सारे आपको 5 बेसिस भैया याद रखने हैं। तो यहाँ पे आप स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से ऑडिट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। जो सेकंड आइटम है रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो सबसे पहले यहाँ पे समझाने के मतलब के लिए आपको दे रखा है, यहाँ पे एग्जाम्स में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि रिजर्व्स क्या होते हैं। एज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट के रिजर्व्स के अंदर क्या इंक्लूड होता है। तो रिजर्व्स क्या होते हैं भैया? रिजर्व्स होते हैं बच्चा लोग, रिजर्व्स आर द अमाउंट अप्रोप्रिएटेड फॉर द प्रॉफिट्स व्हिच वाज नॉट इंटेंडेड टू मीट एनी लायबिलिटी। रिजर्व्स ऐसे आपके अमाउंट होते हैं जो आप प्रॉफिट से निकाल के रखते हैं अलग कैटेगरी के अंदर, ठीक है, ताकि आप मतलब उसको इमरजेंसी में यूज कर सके, ठीक है। उसको बोला जाता है रिजर्व्स। ओके, so contingency, commitment or diminution in the value of assets known to exist in the date of balance sheet। तो बैलेंस शीट के अंदर जो 31st को या 31st मार्च को या 31st दिसंबर को जो आपने बैलेंस शीट बनाई है, उसमें एक कैटेगरी होती है और वो कैटेगरी होती है रिजर्व्स। कहाँ से बनते हैं भैया? जिस तरीके से आप लोगों की मदर या आप लोग पिगी बैंक में कुछ कुछ पैसे डालते रहते हैं ना, तो उस तरीके से आप ले सकते हैं, वो रिजर्व्स है, ठीक है। तो रिजर्व्स आर मेड अप ऑफ द अमाउंट अप्रोप्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स हेल्ड फॉर इक्वलाइजिंग द डिविडेंड ऑफ द कंपनी। तो रिजर्व्स जो होते हैं उसका मेन इंटेंशन क्या होता है कि भैया चाय पकौड़ी खाएंगे? नहीं, रिजर्व्स किस लिए बनाए जाते हैं कि भैया कंपनी को इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड पे करना होता है। अगर किसी भी वक्त जाने अनजाने में किसी भी ऐसा हुआ कि आपका प्रॉफिट अप टू मार्क नहीं है, तो आप वो रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। बेसिकली रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या होता है? एक कंपनी के पिलर होते हैं जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करते हैं? स्ट्रेंथन करते हैं। तो अब बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम ये तो हमें पता था। तो एज एन ऑडिटर आपको ये पता होना चाहिए कि रिजर्व्स, यहाँ पे कौन से रिजर्व्स की बात की गई है भैया? यहाँ पे रिजर्व्स की बात की गई है जो भी आपके जो रिजर्व्स आउट ऑफ प्रॉफिट बना रखे हैं। मैं रिवैल्यूएशन रिजर्व्स की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पे जो स्पेशली प्रोविजंस की बात नहीं कर रही हूँ मैं, राइट। ओके, सो यहाँ पे आपके टू टाइप्स के रिजर्व्स होते हैं। वन इज रेवेन्यू रिजर्व्स एंड अदर वन इज कैपिटल रिजर्व। सो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग दैट व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व्स क्या होते हैं? Revenue reserves that represent profit that are available for the distribution of the purpose। तो yes, जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू इनकम होती है, वैसे ही रेवेन्यू रिजर्व्स होते हैं। रेवेन्यू रिजर्व्स बच्चा वो रिजर्व्स होते हैं जो कि शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल होते हैं। मेरी बात को एक बार ध्यान से सुनिए। वैसे तो डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है आउट ऑफ प्रॉफिट्स होता है। फॉर एग्जांपल आपने किसी ईयर में आपने इतना प्रॉफिट नहीं कमाया, तो आप अपने रिजर्व्स यूज कर सकते हैं डिविडेंड को देने के लिए। तो आप स्पेसिफिकली सबसे पहले कौन से रिजर्व्स यूज करेंगे? रेवेन्यू रिजर्व्स। रेवेन्यू रिजर्व्स का सोर्स क्या है क्रिएशन का? रेवेन्यू रिजर्व्स का सोर्स है आउट ऑफ प्रॉफिट्स। जो प्रॉफिट से कुछ कुछ चिट्टा पिट्टा पैसा बचाया था कंपनी ने, वो भैया आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिविडेंड में यूज कर सकते हैं। नाउ कौन से पर्पज है? तो यहाँ पे आपके 4 पर्पज आपके मॉड्यूल ने मतलब दे रखे हैं। कौन से पर्पज? फर्स्ट, टू सप्लीमेंट द डिविजन प्रॉफिट फॉर द लीन ईयर्स। डिविजिबल प्रॉफिट, कई बार क्या होता है जो प्रॉफिट्स होते हैं आपके वो इक्वल नहीं होते। तो जिस टाइम ज्यादा प्रॉफिट्स हुआ है, आपने ज्यादा प्रॉफिट्स दे दी, ज्यादा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ताकि आपको बैलेंस इक्वली क्रिएट हो सके।
नेक्स्ट है टू फाइनेंस एंड एक्सटेंशन ऑफ द बिजनेस। ऑब्वियसली अगर आपके पास एक बैकबोन होगी, रिजर्व्स होगा, तो आप अपने बिजनेस की एक्सपेंशन के लिए उस पैसा को लगा सकते हैं, राइट। To augment the working capital of the business, you know what is working capital? Working capital होती है current assets minus current liability. In some cases में liabilities, current liabilities ज्यादा हो जाती है, current assets कम हो जाते हैं, क्योंकि current assets में हमारा पैसा ब्लॉक हो जाता है, राइट। डेटर्स वगैरह के अंदर हमारा पैसा ब्लॉक हो जाता है। तो इन ऑर्डर टू पे फॉर करंट लाइबिलिटीज, यानी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए आप उस टाइम पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने रेवेन्यू रिजर्व्स को यूज कर सकती है। क्लियर हो गया। नाउ फोर्थ फंक्शन इज टू जनरली स्ट्रेंथ द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन। एज आई टोल्ड यू, अगर आपकी सेविंग्स होती है तो आपकी बैकबोन अच्छी होती है। वैसे ही कंपनी की क्या है, ये सेविंग्स की तरह है, सेविंग्स नहीं है, सेविंग्स की तरह ले सकते हो, जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करती है, स्ट्रेट करती है। तो सबसे पहली चीज है, बीइंग एन ऑडिटर आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए कि रेवेन्यू रिजर्व्स क्या है और रेवेन्यू रिजर्व्स के चार पर्पस क्या है। तो रेवेन्यू रिजर्व्स के चार पर्पस यूज करते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होता है, सेकंड होता है एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस के लिए, थर्ड वन होता है वर्किंग कैपिटल को ऑगमेंटेड करने के लिए, एंड फोर्थ वन होता है कि ये आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के लिए स्ट्रेंथन करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट बच्चा लोग, नेक्स्ट बात करते हैं आपकी व्हाट आर कैपिटल रिजर्व्स। अब कैपिटल रिजर्व्स क्या होते हैं? ओके, सो कैपिटल रिजर्व्स नाम से ही आता है, जब कैपिटल की बात करते हैं तो एसेट्स की बात आती है कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे। कैपिटल रिजर्व्स आर रिप्रेजेंट अ रिजर्व व्हिच डज नॉट इंक्लूड एनी अमाउंट रिगार्डेड एट फ्यूज डिस्ट्रीब्यूशन। जो अभी मैं आपसे बात कर रही थी, जस्ट काइंड ऑफ रिवैल्यूएशन, जस्ट काइंड ऑफ फिक्स्ड एसेट्स का रिजर्व्स या इन्वेस्टमेंट आईआरआर अकाउंट होता है, इन्वेस्टमेंट रिजर्व्स होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स होता है, ये होते हैं कैपिटल रिजर्व्स। कैपिटल रिजर्व्स क्या होते हैं? कैपिटल रिजर्व्स वो रिजर्व्स होते हैं जो कि फ्री डिस्ट्रीब्यूशन बोले तो हर किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाते। हर किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाते का मतलब क्या है कि भैया इनका यूटिलाइजेशन जिस पर्पस के लिए ये रिजर्व्स बनाए गए हैं उसी पर्पस के लिए यूज होते हैं। जैसे अगर आपने मूवी दे रखी हो, कौन सी मूवी है, मुझसे शादी करोगी, तो उसमें वो 3 गुल्लक होती है, सलमान कहते हैं माँ के इलाज के लिए, बहन की शादी के लिए, फलाना के लिए। तो भैया वो जो अलग अलग गुल्लक है ना, वो गुल्लक होती है आपकी कैपिटल रिजर्व। अलग गुल्लक की बहन की शादी के लिए बहन की शादी में यूज होंगे, माँ के इलाज के लिए माँ के इलाज के लिए, और मकान के लिए तो मकान के लिए। लेकिन एक आपने एक गुल्लक बनाई होगी, उस गुल्लक में पिगी बैंक में आप लोग डाल रहे होंगे, वो किसी के लिए भी, पार्टी के लिए भी यूज कर सकते हो, वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन। फ्री रिजर्व्स मतलब रेवेन्यू रिजर्व्स। तो कैपिटल रिजर्व समझ में आया। एग्जांपल्स क्या क्या है कैपिटल रिजर्व्स के? सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल, सीआरआर अकाउंट। सीआरआर अकाउंट के भी कुछ स्पेसिफाइड लिमिटेड यूजेस होते हैं। नाउ कैपिटल रिजर्व्स क्रिएटेड फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट। मेन चीज है, कैपिटल रिजर्व बेटा बनते कहां से? कैपिटल प्रॉफिट से। व्हाट आर कैपिटल प्रॉफिट्स? कैपिटल प्रॉफिट्स हैं कि आपने अपनी फिक्स्ड एसेट सेल की है, उस पर आपने कुछ पैसा कमाया है, वो प्रॉफिट हुआ है, वो प्रॉफिट आप अपने रिजर्व में रखते हैं, कैपिटल रिजर्व में, राइट। नाउ कैपिटल रिजर्व जनरली कैन बी यूटिलाइज्ड बाय राइटिंग डाउन द फिक्टिशियस एसेट। यहाँ फिक्टिशियस एसेट्स की बात कर रहा है, ठीक है, रिवैल्यूएशंस की, लॉसेस subjects to the provision of article। लेकिन यहाँ पे देखिए कि if your article denies that you can't go for fictitious reserves or fictitious asset, तो आपको पहले आर्टिकल अमेंड करवाना पड़ेगा if you want to do that, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। बिकॉज कोई भी काम आप आर्टिकल के अगेंस्ट करते हो तो वो अल्ट्रा वायरस होता है एंड विच इज वॉइड इन नेचर, राइट। तो सबसे पहले बीइंग एन ऑडिटर आपको रिजर्व्स का मतलब समझ आया, रेवेन्यू का मतलब समझ आया, कैपिटल रिजर्व। अब मैडम ये समझाने का क्या जरूरत थी, क्योंकि बेटा ये आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है इन पर्पस के लिए। नाउ तो यहाँ से आपका मेन जो ऑडिट प्रोसीजर्स है, मेन ऑडिट प्रोसीजर वो स्टार्ट होता है। तो आई टोल्ड यू दैट मेन ऑडिट प्रोसीजर में वो आपको 4-5 चीजें याद रखनी है। बैलेंस शीट की कौन सी चीजें याद थी? असर्शंस कौन सी थी? सबसे पहले आ जाओ, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, राइट। तो सबसे ऑडिटर नीड टू एस्टेब्लिश द, ऑडिटर नीड टू चेक कि भैया जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है ईयर एंड पे वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे ये ऑडिटर का काम है, यहाँ से ऑडिटर का काम शुरू होता है। मतलब पहले ऑडिटर को इन सबका मतलब पता होना चाहिए, उसके बाद ऑडिटर का काम शुरू होता है। सेकेंड है कंप्लीटनेस। जो रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपने बैलेंसेस डाला है, क्या वो प्रॉपरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ है, राइट। कंप्लीट है उसकी अकाउंटिंग या नहीं कंप्लीट है। थर्ड वन इज अ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो आपने रिजर्व्स एंड सरप्लस वैल्यूड किया है, क्या वो एक्चुअली में अच्छे से एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इफ हैविंग, कि अच्छे से कैलकुलेट वैल्यूड हुआ है भी है या नहीं हुआ,
एंड नेक्स्ट थिंग इज डिस्क्लोजर। तो ये चार चीजें तो आपको रटनी है। असर्शंस, जो फर्स्ट क्लास में मैंने असर्शन की क्लास मैंने ली है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, 75 ऑडिट डेज की प्लेलिस्ट है, आप वहां पे जाके चेक कीजिए। असर्शन की डेफिनेशन दी है, सबसे पहले असर्शन की डेफिनेशन पढ़िएगा अगर आप फर्स्ट टाइम इस क्लास को देख रहे हैं, फिर आप शेयर कैपिटल या रिजर्व सरप्लस में पढ़ सकते हैं। तो बेटा ये समझ में आया? यस। अब बात करते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स की, राइट? अब भाई ऑडिटर को किस तरीके से ऑडिट प्रोसीजर्स करने हैं रिजर्व्स और सरप्लस चेक करने के लिए। तो पहले मेरी बात सुन लीजिए बच्चा लोग, ये चैप्टर नंबर 5 है। जिन बच्चों को क्लैरिटी नहीं है तो चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं मॉड्यूल का और इंटर का ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें सेकंड लेवल में जो आता है वो आता है, सेकंड आइटम आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसका ऑडिट हम चेक कर रहे हैं। कंपेयर द ओपनिंग बैलेंस, तो आपको पता है सबसे पहले रिजर्व्स एंड सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस प्रीवियस ईयर से चेक करना है, यही हमने बैलेंस शीट के अंदर भी पढ़ा था। फॉर एडिशनल यूटिलाइजेशन इन द करंट ईयर इन केस ऑफ, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने रिजर्व्स एंड सरप्लस का ज्यादा यूटिलाइजेशन किया है करंट ईयर के अंदर, तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस चेक करो, क्योंकि रिजर्व्स में ट्रेस द मूवमेंट ऑफ डिस्क्लोज इन द एसपीएल। भैया अगर आपने रिजर्व्स में ज्यादा ट्रांसफर किया है तो आपको पहले प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट चेक करना पड़ेगा उस कंपनी का, क्या उन्होंने मूवमेंट को लिखा है, मतलब कुछ डेबिट क्रेडिट किया है रिजर्व्स में, कोई डीडीटी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स किया है या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो वो सारी चीजें कंपनी ने डिस्क्लोज की है या नहीं। क्योंकि रिजर्व्स का जो आप रेवेन्यू रिजर्व बनाओगे बेटा वो प्रॉफिट एंड लॉस से बनाओगे, तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का चीज तो चेक करोगे। ओके, नाउ सेकंड वन थिंग है शेयर प्रीमियम। confirm whether company has issued any share during the year in excess of nominal value। तो ये पॉइंट क्या कर रहे हैं कि अगर ऑडिटर को लगता है कि प्रीवियस बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ भी चीज ज्यादा एडिशन हो गई है, डिलीशन हो गई है, तो सबसे पहले वो सोर्सेस को पकड़ेगा जिसकी वजह से रिजर्व एंड सरप्लस में इफेक्ट आया। तो फर्स्ट सोर्स क्या है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकंड क्या है आपका शेयर प्रीमियम। तो शेयर प्रीमियम में क्या देखना है कि एन ऑडिटर नीड्स टू कंफर्म दैट कंपनी इशूड एनी शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर, कि नॉमिनल वैल्यू से शेयर प्रीमियम पे पैसा इशू किया है, शेयर्स इशू किए हैं या नहीं किए हैं, या फिर उस पे रिडीम शेयर प्रीमियम पे किए हैं या नहीं किए हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज अदर इक्विटी। अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग रीजन ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। जो भी ट्रांजेक्शन हुई है, XYZ ट्रांजेक्शन हुई है, ऑडिटर नीड्स टू अंडरस्टैंड द व्हाट इज द एक्चुअल ट्रांजेक्शन गोइंग ऑन। क्या प्रेफरेंस का रिड्यूशन हुआ है, क्या इक्विटी शेयर का इशुएंस हुआ है, अभी तक समझ में आया कैसे आपको करना है। तो ये चीज, ये ऑडिट प्रोसीजर्स आपसे कहानी के केस में पूछा जा सकता है। आपको एक कहानी दे देंगे, मिस्टर XYZ इस तरीके से ऑडिट कर रहे हैं, रिजर्व सरकप का बैलेंस क्या है, तो मैम उस पॉइंट में क्या लिखना है, उन पॉइंट में ये चीजें लिखनी है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, तो वो तीन चीजें आपने देखी, वो ऑडिटर को चेक करनी है। नाउ द नेक्स्ट बड़ा छोटू सा प्रोविजन था ये, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल 3। तो आपको पता है बैलेंस शीट शेड्यूल 3 के हिसाब से बनती है पार्ट फर्स्ट, तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आप एज एन ऑडिटर को चेक करनी है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर रिजर्व्स एंड सरप्लस का हेड मौजूद है, तो भैया आप रिजर्व्स एंड सरप्लस इसी तरीके से क्लासिफाइड हो रखे हैं या नहीं, या डायरेक्टली उनका बैलेंस एक चीज में डाल रखा है। कौन कौन से भैया, रिजर्व्स एंड सरप्लस, CRR अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, डिबेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, अदर रिजर्व्स विच आर, उनका जो अदर रिजर्व, जैसे कि यहाँ पे अदर रिजर्व्स का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स होते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट रिजर्व्स होते हैं, ठीक है, सरप्लस का कोई बैलेंस है, तो ऑडिटर नीड टू चेक कि इतने टाइप्स के आपके रिजर्व्स होते हैं कि उसमें प्रॉपरली अमाउंट को क्लासिफाई किया भी है या नहीं किया उस ऑर्गेनाइजेशन ने, ये ऑडिटर को इवेलुएट करना है। सेकेंड थिंग डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में क्या आएगी, द रिजर्व स्पेसिफिकली रिजर्व्स इन द ईयर मार्क्ड इन्वेस्टमेंट्स shall be termed as the funds। तो भैया ईयर मार्क्ड इन्वेस्टमेंट्स में आपने कोई स्पेशली रिजर्व्स बनाया है, तो उसको क्या करेंगे, फंड रिप्रेजेंट करेंगे, उसको रिजर्व्स रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। डेबिट बैलेंस ऑफ SPL, अगर डेबिट बैलेंस ऑफ SPL दे रहा है तो आपको पता है डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस अंडर द सरप्लस, तो वो लॉस प्रॉपरली क्लासिफाई हुआ है, दिखाया गया है या नहीं किया। तो कुल मिला के अभी तक हमने क्या पढ़ा भैया, हमने रिजर्व्स की डेफिनेशन पढ़ी, हमने कैपिटल रिजर्व्स में और रेवेन्यू रिजर्व्स में मतलब समझा, फिर हमने पढ़ा कि ऑडिटर को क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो ऑडिटर को तीन चीजें ध्यान में रखनी है,
अगर रिजर्व्स अकाउंट में कोई भी ज्यादा मूवमेंट है, चाहे वो पॉजिटिव में नेगेटिव में, तो भैया ऑडिटर नीड टू चेक द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिजर्व्स एंड सरप्लस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकंड थिंग, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट, उसका रीजन क्या है। और थर्ड थिंग जो हमने करी है कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, तो ये सारी चीजें डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में इशू करनी है, ठीक है, शो करनी है। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस का मतलब समझ आया या नहीं आया, आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर अच्छा लग रहा है ना तो भैया एक थम्स अप जरूर दे देना, सब्सक्रिप्शन का बटन, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा और हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, ये चीज है। नाउ द सेकंड टॉपिक ऑफ द क्लास में आज स्टार्ट कर रही हूँ, वो है ऑडिट ऑफ बोरोइंग्स। अब बोरोइंग्स की ऑडिट कैसे करनी है, तो बेटा आपको अब तक क्लियर हो गया होगा, जब भी आप एसेट्स की या बैलेंस शीट्स की कुछ भी आइटम उठाते तो आपको वो चार पिलर जो मैंने बताए थे, चार पांच पिलर, उन पे सबसे पहले ऑडिटर को चेकआउट करना है। तो असर्शंस यूज्ड एग्जामिन, असर्शन यूज्ड एग्जामिन, एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि बोरोइंग शेल, तो ये चार तो आपके फर्स्ट आंख बंद के ये पॉइंट लिखते हैं ना, एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि एंश्योर दैट ऑल बोरिंग्स, ऑडिटर, ऑडिटर की बोरिंग, ऑडिटर ऑडिट कर रहा है बोरिंग्स का, तो बैलेंस शीट के अंदर जो बोरिंग्स हैं वो बैंक्स की बोरिंग्स हैं या फिर थर्ड पार्टी की बोरिंग्स है। कंप्लीटनेस एट द टाइमली बेसिस, यानी कि जिस टाइम पे ये बोरोइंग्स आपके रिकॉर्ड्स हुए हैं वो कंप्लीट है रिकॉर्डिंग में और नॉट। थर्ड वन इज प्रॉपरली वैल्यूड, यहाँ पे जो मैं बोरोइंग्स की बात कर रही हूँ वो बोरोइंग्स लाइबिलिटी की बात कर रही हूँ कि आपने जो बोरोइंग्स की वैल्यूएशन की है वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की भी है, एज पर या नहीं की, आपकी मतलब ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रही हूँ मैं। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, प्रॉपरली प्रेजेंट हुआ है, क्लासिफाइड हुआ है, डिस्क्लोज हुए हैं बैलेंस, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज, नाउ ऑडिटर को देखो ये थोड़ा सा बड़ा है, ऑडिटर को क्या चेक करना है, ऑडिटर को चेक करना है कि जो बोरोइंग्स है वो बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करती है या नहीं। उसके लिए भी, उस एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए ऑडिटर को क्या चीजें ध्यान में रखनी है, तो वो चीज है। सबसे पहले तो जब भी हम कोई बोरोइंग्स कोई ऑर्गेनाइजेशन करती है तो वो सबसे बोर्ड से डिस्कस करती है, ठीक है, बोर्ड मेंबर से डिस्कस करती है, तो सबसे पहले ऑडिटर को रिव्यू करने हैं बोर्ड मीटिंग्स के मिनट्स कि भैया एक्चुअली में इससे रिलेटेड कोई बोर्ड ने मीटिंग करी थी या नहीं करी थी, ठीक है। उनके एग्रीमेंट को चेक करना है, न्यू एग्रीमेंट हुआ है, प्रॉपर ऑथराइज तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। क्लियर हो गया, बोर्ड ने क्या कमिटमेंट्स दिए हैं। तो सबसे पहले रिव्यू बोर्ड मीटिंग्स फॉर द अप्रूवल ऑफ न्यू लेंडिंग एग्रीमेंट। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कोई नया एग्रीमेंट किया है जो कि बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट कर रहा है बोरोइंग्स हेड के अंदर, तो ऑडिटर नीड टू वेरीफाई द मीटिंग्स, मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स। क्लियर। नाउ द सेकंड थिंग इज एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए, अभी अमाउंट की बात नहीं हो रही, अभी एग्जिस्टेंस की बात हो रही है। सेकंड चीज है एग्री डिटेल्स ऑफ लोन रिकॉर्डेड, जो लोन हुआ है उसका इंटरेस्ट रेट क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका रीपेमेंट टर्म्स क्या है। ऑडिटर नीड टू वेरीफाई द बोरोइंग लिमिट्स, लिमिट्स क्या क्या है, कोई एग्रीमेंट है या एग्रीमेंट से कुछ एक्सीड हुआ है या नहीं हुआ है। Okay. Third thing, this auditor need to verify regarding existing case, roll on and obtain independent balance confirmation. SC 505 के तहत ऑडिटर को एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेनी है। किससे लेनी है एक्सटर्नल कंफर्मेशन? जिससे भैया बोरोइंग लिए, चाहे वो बैंक हो सकता है या कोई FI फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है। ओके, द नेक्स्ट वन दैट ऑडिटर नीड टू चेक इन द एग्जिस्टिंग पॉइंट इज एग्री डिटेल्स ऑफ लीजेस। अगर कोई कंपनी ने हायर परचेज लीजेस किया है तो उस लीजेस के एग्रीमेंट्स को चेक करना है, ठीक है, समझ में आया। तो एग्रीमेंट्स को चेक करेंगे। नेक्स्ट, इन केस ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स भी तो भैया बोरोइंग्स है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने डिबेंचर्स किया है तो डिबेंचर ट्रस्ट चेक करना है, कंप्लायंस करना है। अच्छा बच्चों एक बात सुनो, अगर क्वेश्चन आता है कि कंपनी के पास हायर परचेज की बोरोइंग है तो तुम्हें ये डिबेंचर्स वाला पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। वहां पे आपको क्या लिखने की जरूरत है, ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर एग्जिस्टेंस, then you have to write down agreeing on the details of leases and hire purchases। तो थोड़ा सा दिमाग का अपना इस्तेमाल कर लेना, मस्तिष्क का इस्तेमाल कर लेना, च्यवनप्राश खिला लो, अभी से बेबी 90 दिन बचे हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन कहानी में आता है कि भैया what is the existence procedure that an auditor need to check while verifying the debentures exist or not, तो भैया वहां पे तुम हायर परचेज का मत लिख देना,
ठीक है, वहां पे आप पूरा डिबेंचर्स वाला लिखना। अगर प्रश्न नंबर 3 आता है जिसमें कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ बोरोइंग है, तो तब बोरोइंग में आप ये सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं। ये बोरोइंग आपकी लॉन्ग टर्म हो सकती है, बोरोइंग लेंडिंग हो सकती है, ये बोरोइंग हायर परचेज हो सकती है, बोरोइंग लीजेस हो सकती है, ये बोरोइंग आपकी डिबेंचर से होती है। और हाँ, ऐसे 505 के हिसाब से एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना मत भूलना। ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है जो कि ऑडिटर को फॉलो करना पड़ता है। तो अभी ये ऑडिट प्रोसीजर समझ में आए एग्जिस्टेंस में। तो मैंने फिर से बता रही हूँ, जिस हिसाब से क्वेश्चन आएगा उसी हिसाब से आप आंसर करेंगे। चलिए, तो एग्जिस्टेंस का हमने ऑडिट प्रोसीजर्स चेक किया, और उसके 2 पॉइंट्स और रहते थे, वो पढ़ लेते हैं। व्हेन द डेट इज रिटायर्ड, अगर डेट रिटायर हो गए हैं, डिस्चार्ज हो गए हैं, तो भैया आपको जो कि आपने बोरोइंग की, इसमें कुछ सिक्योरिटी रखा हुआ था, तो आपको वो सिक्योरिटी डेट पे मिली या नहीं मिली। Obtain the written representation that liabilities which is recorded represent and claim from the lenders. Written representation ऑडिटर को चेक करना है कि liability डिस्चार्ज हो चुकी है तब भी, और लाइबिलिटी रिकॉर्ड हो रही है तब भी। नाउ अब क्या है जो ऑडिटर नीड टू है, डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर्स। ऑडिटर कैसे डायरेक्ट कंफर्मेशन देगा, तो रोल आउट एंड ऑब्टेनिंग द इंडिपेंडेंट बैलेंस कंफर्मेशन। इंडिपेंडेंट मतलब कंपनी से नहीं लेगा, वो डायरेक्टली बैंक से लेगा। जैसे कहेगा बैंक का लोन सर्टिफिकेट दिखाओ, क्रेडिटर्स का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लोन सर्टिफिकेट दिखाओ, एग्रीमेंट दिखाओ, ये होते हैं आपके डायरेक्ट। ascertain the confirmation, ask for all information। भैया ऑडिटर को इट्स अ राइट एंड इट्स अ ड्यूटी ऑफ ऑडिटर एज पर द अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स 505 that related balances, applicable interest rates, due dates, collateral security, ये सारी चीजें एक प्रॉपरली डॉक्यूमेंट फॉर्म में चेकआउट करना। सेंड रिमाइंडर्स टू द नॉन रिप्लाई, तो ऑडिटर को ये चेक करना है कि भैया डायरेक्ट कंफर्मेशन जिनसे ले रहे हैं, बैंक से ले रहे हैं, अब बैंक ने बोला कि नहीं इन्होंने लोन पे नहीं किया, तो ऑडिटर नीड्स टू कंफर्म दैट आपने क्या उनको डेली रिमाइंडर, डेली मतलब नोन रिमाइंडर सेट किया था, क्या उनका रिप्लाई क्या आया था। ऑडिटर नीड टू कंफर्म विद बोथ द पार्टीज। कंपेयर द बैलेंस एज पर द कंफर्मेशन ऑफ द बैंक ऑफ अकाउंट। जो ऑडिटर को कंफर्मेशन रिसीव होती है उससे क्या करेगा, बैलेंस को कंपेयर करेगा। तो समझ आ रहा है, कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, ये नहीं आ रहा। नाउ अब याद है हमने वो 4 असर्शंस पढ़ी थी, वो 4 असर्शन में अब तक हम एग्जिस्टेंस के पॉइंट को चेकआउट कर रहा था ऑडिटर। अब ऑडिटर को चेक करना है कंप्लीटनेस। कैसे कंप्लीटनेस चेक करेगा ऑडिटर, कि बोरोइंग की कंप्लीटनेस क्या है, कंप्लीटनेस बोरोइंग एस में किस तरीके से कंप्लीट है। तो ऑडिटर नीड टू चेक दैट। सो ऑब्टेन द शेड्यूल ऑफ शॉर्ट टर्म। तो कंप्लीटनेस का मतलब है कि जो चीजें लिखी हुई है वो अपने आप में प्रॉपर कंप्लीट है या नहीं। तो सबसे पहले क्या चीज है भैया, आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का बोरोइंग मतलब शेड्यूल लेना पड़ेगा। आप जब उसका स्केड्यूल लेंगे कि कितने टाइम पीरियड पे है, क्या इंटरेस्ट कवरेज है, क्या प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है, तब आप एज एन ऑडिटर को क्या होगा, कंफर्म होगा। सो ऑडिटर नीड टू परफॉर्म कंसिडर एनी ऑडिट एविडेंसेस ऑफ एडिशनल डेट्स। अगर कोई एडिशनल डेट लिया है तो उसकी कंफर्मेशन इवैल्यूएट करनी है थ्रू एग्जामिनेशन। कैसे करनी है भैया, किस तरीके से एग्जामिनेशन कर पाएंगे भैया, मिनट्स को चेक करके, लैंडर से कंफर्मेशन लेके, एप्लीकेंट कॉन्ट्रैक्ट को चेकआउट करके, राइट। सेकंड, ट्रेस द क्लोजिंग बैलेंसेस एज पर द शेड्यूल्स इन द जर्नल लेजर। जो जर्नल लेजर के अंदर क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं उस चीज को चेकआउट करके। रिव्यू सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन, अगर रिपोर्टिंग पीरियड के बाद कोई सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन हुई है तो उसको रिव्यू करना है। ये सारी चीजें कौन से प्रोसीजर में थी, जब ऑडिटर को बोरोइंग की कंप्लीटनेस चेक करनी है। मैं फिर से बता रही हूँ, ऑडिटर को बोरोइंग्स की क्या चेक करनी है, कंप्लीटनेस चेक करनी है। अब थर्ड असर्शंस क्या होती है जो ऑडिटर को चेक करनी होती है, वैल्यूएशन। थर्ड असर्शन क्या ऑडिटर को चेक करनी पड़ती है भैया, वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन कैसे चेक करेगा, आइए। डिटरमाइन द अकाउंटिंग पॉलिसीज। कौन सी, जैसे AS 90 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 बोरोइंग्स का अलग होता है, राइट। तो अगर बोरिंग का है तो भैया उस पर पॉलिसीज, प्रिंसिपल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अप्रोप्रिएटली या कंसिस्टेंसी अप्लाइड कर रखी है ऑर्गेनाइजेशन ने उसकी वैल्यूएशन पे या नहीं। लोन बैलेंसेस, लोन पेबल्स, लोन एग्रीमेंट के हिसाब से है भी या नहीं। रिकम्प्यूट द इंटरेस्ट या डिस्काउंट ऑन प्रीमियम, जो भी रिडम्पशन है, जो भी मैटर है, वो प्रॉपरली कैलकुलेट हुआ है या नहीं। वैल्यूएशन का मतलब होता है प्रॉपरली रिकॉर्डेड है एज पर दी गैप्स, एज पर दी FRF, एज पर दी अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड।
अगर कोई फॉरेन करेंसी है तो उसकी क्लोजिंग एक्सचेंज रेट चेक करनी है, वेरीफाई करनी है अकाउंट बैलेंस एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 11 फॉरेन एक्सचेंज का, राइट। रीड द प्रोविजन एंड डेट लोन एग्रीमेंट, परफॉर्म द फॉलोइंग। जो प्रोविजंस बना है लेट, ये आपका डेट लोन एग्रीमेंट का कंपनी लॉ की प्रोविजन की बात करें कि उसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो ऑर्गेनाइजेशन को शो करनी पड़ती है, क्या उस हिसाब से एक ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉपरली डिस्क्लोज किया भी है या नहीं किया। अभी तक कौन सा पॉइंट पढ़ रहे हैं कि वैल्यूएशन के टाइम पे, वैल्यूएशन ऑफ बोरोइंग के टाइम पे ऑडिटर को क्या ऑडिट प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता देना भैया, कमेंट कर दिया करो प्लीज। ओके, अभी तक हम सिर्फ अभी तक हम सिर्फ बोरोइंग्स के जर्नल पॉइंट पढ़ रहे हैं, वो भी वैल्यूएशन के अंदर। इसमें भी आपके खूब सारे पॉइंट्स हैं, लेट्स सी 18 पॉइंट्स है। नेक्स्ट क्या है आपका वैल्यूएशन में, एग्जामाइन द ड्यू डेट्स ऑफ द लोन की ड्यू डेट्स प्रॉपर क्लैरिफिकेशन, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में प्रॉपरली क्लासिफाइड की है या नहीं। वेयर इंस्टॉलमेंट, अगर कोई इंस्टॉलमेंट का पंगा है तो भैया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो ये आपको याद रखना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की जो इंस्टॉलमेंट है वो नेक्स्ट 12 मंथ्स की हैव बीन डिस्क्लोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फुट नोट में अगले 12 महीने की इंस्टॉलमेंट अगर लोन चल रहा है नेक्स्ट ईयर तक की, तो वो डिस्क्लोज ऑर्गेनाइजेशन ने की भी है या नहीं की है। अगर की है तो वो कितनी करेक्टली है, तो ऑडिटर नीड टू चेक दैट कि जो प्रिडिक्शन है इंस्टॉलमेंट्स की वो भैया सही भी है या नहीं। नेक्स्ट है, अगर डेट एग्रीमेंट चल रहा है, ठीक है, रिव्यू द रिस्ट्रिक्टिव कोविनेंट्स, तो भैया कोई उसका मतलब एग्रीमेंट होगा तो उसको रिव्यू करना है। नेक्स्ट है, एग्जामाइन द इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ लोन एंड एग्रीमेंट। कई बार लोन एंड एग्रीमेंट में टर्म्स कंडीशन चेंज होती रहती हैं, डॉक्यूमेंट्स चेंज होते रहते हैं, तो ऑडिटर नीड टू सी इन द वैल्यूएशन कि वो प्रॉपरली जो टर्म्स एंड कंडीशन लोन्स एंड एग्रीमेंट की है वो प्रॉपरली फॉलो हो भी रही है या नहीं हो रही है। चार्ज कुछ क्रिएट है, अगर चार्ज किसी किसी एसेट्स पे क्रिएट है तो प्रॉपरली रजिस्टर्ड है भी या नहीं, सारा जो चार्ज क्रिएशन का कंप्लायंस किया है या नहीं। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी फॉल्स बिलो द अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग, एग्जामाइन द लोन इज क्लासिफाइड सिक्योर टू द एक्सटेंट ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। 1 मार्क्स में आया था कि अगर किसी केस में कोई सिक्योरिटी की वैल्यू लोन अमाउंट से कम गिर जाती है, लोन आउटस्टैंडिंग अमाउंट से कम हो जाती है, तो जो वो लोन है वो सिक्योर्ड लोन क्लासिफाई हुआ है या नहीं, लोन सिक्योर्ड लोन क्लासिफाई नहीं हुआ है, तो दैट ऑडिटर नीड टू वेरीफाई दिस, ऑडिटर नीड टू verify this. Next, if an organization is having the hire purchase agreement for the purchase of the assets, so and ensure the correctness and the amount shown outstanding, also examine the security aspect. तो अगर कोई hire purchase agreement है तो auditor need to verify the hire purchase agreement, valuation of जो purchase of the assets की valuation हुई है वो properly और corrected amount पे हुई भी है या नहीं हुई, that auditor need to examine. He should carefully review the borrowing related to the AS19 accounting standard 19 और Ind AS 24 में कुछ accounting policy standards दे रखे हैं which is related to the borrowing. If an organization is having borrowing, the auditor must to ensure that identity go with the flow of accounting standard 18 or not, right? वेरीफाई वेदर लायबिलिटीज टुवर्ड्स बैंक इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंटेड, अगर कोई बिल डिस्काउंट हुए हैं तो वेरीफाई करनी है ऑर्गेनाइजेशन की कोई लायबिलिटी बैंक की तरफ तो नहीं है इन फॉर्म ऑफ बिल डिस्काउंटेड, बिल नेगोशिएशन चेक्स correctly reflected and disclosed in the financial statement. 15th में ऑडिटर शुड वेरीफाई द अमाउंट विद इन द बोरिंग पावर्स। जो कंपनी की आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और एमओए में बोरिंग पावर्स हैं, कंपनी ने उसी बोरिंग पावर्स के तहत क्या लिया है, लोन लिया है। जैसे कि आपने सेक्शन 181 सी पढ़ा होगा तो उसमें देखा है कि 10% ऑफ द बोरिंग्स पेड अप प्लस रिजर्व्स, सो वो बोरिंग पावर्स की बात कर रहा है। वेरीफाई दैट कंपनी हैज नॉट कॉन्ट्रावेंट द रिस्ट्रिक्शन, अगर कंपनी ने कोई भी कॉन्ट्रावेंट, कंपनी एक्ट का कोई कॉन्ट्रावेंट रिस्ट्रिक्शन प्रोविजंस को उल्लंघन किया है नहीं, दैट ऑडिटर नीड्स टू वेरीफाई। नेक्स्ट है आपका वेयर आइडेंटिटी इज एक्सेप्टेड द लोन, अगर आइडेंटिटी ने कुछ एक्सेप्ट किया है लोन, whether the directive issued Reserve Bank of India has been compiled with। तो ये 18 पॉइंट किसके थे, अलग अलग कैटेगरीज के, ये 18 पॉइंट थे जो वैल्यूएशन के टाइम पे ऑडिटर को चेक करने हैं। अगर क्वेश्चन वही बात आता है हायर परचेज का आता है तो आप हायर परचेज से रिलेटेड पॉइंट्स लिखेंगे वैल्यूएशन में। अगर क्वेश्चन बोरोइंग्स का आता है तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 और इंड AS 24 के हिसाब से आपको लिखने हैं।
नाउ द नेक्स्ट थिंग इज डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। सो लास्ट चीज होती है किसी भी ऑडिटर को डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट करना है। डिस्क्लोजर, अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, तो ऑडिटर को क्या डिस्क्लोज करना है कि बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में कितनी बोरोइंग्स है, लॉन्ग टर्म लोन्स कितना है, डेफर्ड लायबिलिटी पेमेंट, डिपॉजिट, लोन्स, एडवांसेस, रिलेटेड पार्टी लोन्स, एक्टिविटीज ऑफ फाइनेंशियल। बोरोइंग शेल फर्दर भी सब क्लासिफाइड है, बोरोइंग्स भी सब क्लासिफाइड होती है, तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी फर्दर क्लासिफाइड होती है, सिक्योर्ड और नॉन सिक्योर्ड, तो वो सारी चीजें सिक्योर्ड नॉन सिक्योर्ड प्रॉपर्ली डिस्क्लोज की है या नहीं की है। वेयर लोन्स एंड एडवांसेस गारंटेड बाय द डायरेक्टर्स एंड द अदर्स, द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन हैज बीन डिस्क्लोज। अगर ये सीए फाइनल का लॉ का कंसेप्ट है, अगर भैया डायरेक्टर्स ने गारंटी दी है तो वो भी प्रॉपर्ली डिस्क्लोज की गई है नहीं। ये किसकी बात हो रही है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की डिस्क्लोज। ना और क्या चीजें डिस्क्लोज करने की जरूरत है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, तो आपको और चीजें डिस्क्लोज क्या है, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स अगर किसी कंपनी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने किए हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर कम बढ़ते से कम में, मेच्योरिटी कन्वर्जन के फॉर्म में डिस्क्लोज किए हैं या नहीं, पर्टिकुलर्स ऑफ एनी रिडीम, अगर किसी बॉन्ड्स का रिडम्पशन कर दिया, रिडीम बॉन्ड्स के पर्टिकुलर्स मेंशन है, क्या दोबारा कोई रीइश्यूमेंट हुई है या नहीं, दैट डिस्क्लोजर देना है कंपनी को। ये हर कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन किसी कंपनी ने डिबेंचर्स रिडीम किए तो उस पर ये पॉइंट एप्लीकेबल होगा। अगर क्वेश्चन प्रश्न पूछा जाता है जनरल प्रोसीजर्स, तो जनरल प्रोसीजर्स में आपको सारा लिखना है। टर्म्स ऑफ पेमेंट, लोन्स, अदर लोन स्टेटेड, पीरियड ऑफ अमाउंट कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट, अगर कोई डिफॉल्ट किया है, अदर लॉन्ग टर्म वेरिएंट बिल्स पेबल्स और अदर। अब करते हैं बात कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर द शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में क्या डिस्क्लोजर है भैया, बैंक से लोन लिया है, अदर पार्टी से लोन लिया है, रिलेटेड पार्टी से लोन लिया है, डिपॉजिट लिया है, तो ये क्लासिफाइड प्रॉपरली हुए भी है या नहीं, क्या ये नेक्स्ट पॉइंट है सिक्योर्ड और नॉन सिक्योर्ड में क्लासिफाई हुए हैं, वेयर लोन हैज बीन गारंटीड बाय द डायरेक्टर्स एंड अदर्स, तो डायरेक्टर्स ने अगर शॉर्ट टर्म लोन दिया तो वो भी क्या अलग से क्लासिफाइड है या नहीं, पेमेंट डिफॉल्ट है, मेच्योरिटीज हो चुकी है, तो डिस्क्लोज सेपरेटली हुई भी है या नहीं हुई है। नाउ एडिशनल रिक्वायरमेंट, एडिशनल मतलब ये तो स्पेसिफिकली लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की पड़ी, लेकिन एक्चुअली में और क्या रिक्वायरमेंट होती है एडिशनल, द कंपनी हैज अ बोरोइंग फॉर बैंक, एफआई से तो क्वार्टरली रिटर्न्स गई हैं, स्टेटमेंट ऑफ करंट एसेट्स क्या है, ओके, समरी रिकंसिलेशन क्या है, विलफुल डिफॉल्टर जान के डिफॉल्ट किया है तो डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ विलफुल डिपेंड, अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट, ये सारी चीजें चेक करनी है। तो आज की क्लास में हमने भैया दो चीज पढ़ी, दो आइटम्स पढ़े, चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 3 है ये। क्या पढ़ा, रिजर्व एंड सरप्लस का ऑडिट कैसे करना है और बोरोइंग्स का कैसे ऑडिट करना है। तो रिजर्व एंड सरप्लस का पढ़ लिया, बोरोइंग्स में आपको सबसे पहले क्या करना है, बोरोइंग्स का मतलब समझना है, उसके बाद आपको क्या करना है, बोरिंग्स की एग्जिस्टेंस चेक करनी है, बोरिंग्स की वैल्यूएशन चेक करनी है, बोरिंग्स की कंप्लीटनेस चेक करनी है, और उसके बाद डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आप ऑडिटर को वेरीफाई करनी है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट का मतलब शॉर्ट टर्म की अलग, लॉन्ग टर्म की अलग, और विलफुल और एडिशनल डिस्क्लोजर अलग। अब आता है प्रश्न, सारा नहीं याद रखना, क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जाने, तुम्हें आंसर उसे करने हैं। अब भाई क्वेश्चन में गए कि ऑर्गेनाइजेशन के पास डिबेंचर्स है, तुम हायर परचेज का थोड़ी ना लिख के आओगे, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। पढ़ो सारा, अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई नहीं है तो मेन पॉइंट्स आपको वहां पे लिखने हैं। आई होप सो आपको समझ आया होगा, पता लगा होगा। अगर अच्छे से समझ आ गया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है, बढ़िया तरीके से इसको सीरीज को कंप्लीट करो, पढ़ते रहो बढ़ते रहो, पढ़ोगे तभी तो बढ़ोगे आगे, और जल्द होगी जीत की दहाड़। तो भैया इस चैनल को अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जब तक के लिए पढ़ते रहो बढ़ते रहो, बाय बाय।